हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, यूथ पावर एकेडमी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन क्लासेस लेके आया है। क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का परीक्षा 12 अक्टूबर को है और हमारे कई मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम मई मंथ का जो करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी घटनाएं हुई हैं जीएस पेपर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग उनको डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो चीजें हैं वो कवर करा दी जाए। आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और गूगल फॉर्म भर के आप हमारी फटाफट मैगजीन पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और हमारी मंथली मैगजीन्स भी हैं। तो जाके गूगल फॉर्म को भरिए ताकि आपको सारी मैगजीन्स मिल सके। तो आज मई मंथ का अगर हम देखें तो सबसे पहला जीएस पेपर 1 का अगर हम देखें तो आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री। उसमें काफी सारे इम्पोर्टेंट चीजें हुई, जैसे कि कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, बानो मुश्ताक को अवार्ड मिला। फिर बानो मुश्ताक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। नेपाली फिल्म का नाम आया केन्स फिल्म फेस्टिवल में। ज्ञानपीठ अवार्ड अवार्ड दिए गए। इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेशन। मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट्स से रिलेटेड न्यूज थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना में हुई। उसके अलावा सरस्वती पुष्करालू, ये क्या है, इन चीजों को हम देखेंगे। बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन, मदर्स डे सेलिब्रेशंस। फिर 300वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्याबाई होलकर। फिर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एंड आइडेंटिटी इन द्रविडियन साउथ इंडिया। सिक्किम के 50 साल हो गए हैं स्टेटहुड अचीव किए हुए। तो ये, इसके अलावा शिरुई लिली फेस्टिवल, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे है, क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। डोंगरिया कोड, ये क्या है, इसको देखेंगे पूरा। सिकारी उत्सव, उसके अलावा लहराई यात्रा, इसके अलावा वेव समिट, थिरुसुपुरम फेस्टिवल। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ईरानियन फिल्म मेकर की फिल्म है। फिल्म मेकर का नाम है जफर पनाही। तो इन्होंने जीता है पाल्मे डी और इस बार 78 कांस फिल्म फेस्टिवल था। और इनकी जो फिल्म थी, इसका नाम था इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। और ये, अगर इनकी बात करें तो ये ईरानियन गवर्नमेंट के क्रिटिक हैं और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये दुनिया का एक प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। हर साल ये केन्स फ्रांस में होता है, जहाँ पे कई सारी मूवीज दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती हैं। तो आप नाम याद रखिएगा कि इस बार का पाल्मे डियोर, ये चूंकि वहाँ का कांस फिल्म फेस्टिवल का हाईएस्ट प्राइज होता है। तो ये किसको मिला और किस फिल्म के लिए मिला। सेकंड अगर हम देखें तो भारत की बानो मुश्ताक हैं और इनका हार्ट लैम्प, ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया दीपा बाष्टी के द्वारा। तो इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला और ये पहली इंडियन ऑथर है जो कि कन्नड़ में लिखती हैं और उन्हें इस तरह का अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। और कन्नड़ की अगर हम बात करें तो कन्नड़ जो है वो द्रविड़ियन लैंग्वेज है जो कि कर्नाटका में बोली जाती है। और बानो मुश्ताक का ये छोटी छोटी स्टोरी है, जिसमें इन्होंने जो महिलाएं हैं उनको जो डेली प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड स्टोरीज को उन्होंने बनाया है और उनका ये कलेक्शन है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। फिर नेपाली फिल्म है, इसका नाम है शेप ऑफ मोमो। इसके डायरेक्टर हैं त्रिवेणी राय। और इसे HAF गोस टू केन्स प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया 2025 के लिए। तो ये फिल्म का नाम और ये इसके डायरेक्टर, इसको भी आप याद रखिएगा। अनदर न्यूज में इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है ट्रेडिशनली बिल्ड 5th सेंचुरी का स्टिच्ड शिप है और ये अपने यूनिक एंटिक डिजाइन के लिए फेमस है। और अगर हम इसका बैकग्राउंड की बात कर लें तो एंशंट इंडियन जो मैरीटाइम हिस्ट्री है उसका हमें
उल्लेख मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और उस टाइम पे भी काफी सारे एविडेंस है कि शिप बिल्डिंग होती थी और वेसल्स जो है वो ओशंस वगैरह में जाते थे। तो अब चूंकि ये नेवी ने इसको अपना इंडक्ट किया है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया गया और हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है ये। इंटरनेशनल म्यूजियम डे की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। और भारत में अगर हम बात करें तो एएसआई सारी जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीजें उनको देखने का काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में और ये दुनिया का ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जो कि इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको उनके रख रखाव का मैनेजमेंट का काम देखता है। इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया में 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये दर्शाती हैं कि इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है। और 5,000 साल का इससे भी ज्यादा का पुराना सिविलाइजेशन है। तो म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट होता है इसको आप याद रखिएगा। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 58th ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा की गई और ये जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ गुलजार को दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और ये हर साल ऑथर्स को दिया जाता है उनके डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन लिटरेचर में। और 22 भाषाएं हैं जिनमें जो है वो प्राइज दिया जाता है। इसमें एक कैश प्राइज मिलता है, एक साइटेशन मिलता है और एक ब्रॉन्ज रेप्लिका मिलता है देवी सरस्वती का। इसे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है। और भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट इसका स्थापना हुआ था 1944 में जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड देता है और भारतीय भाषाओं में जो लिटरेचर है इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। फिर 16 सेंचुरी का राजों की बावली स्टेपवेल है दिल्ली में, उसके रिस्टोरेशन का काम चला है। और राजों की बावली आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है। ये 16वीं शताब्दी का स्टेपवेल है जो कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है। और ये स्टेप वेल्स जो होते हैं ये एंशियंट वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होते थे जो कि भारतीय सबकॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि पूरे साल जो एरिड रीजन होते थे जहाँ पे पानी की कमी होती थी वहां पे पानी जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो ये आप याद रखिएगा कि किस एरिया में ये है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव की शुरुआत की है और इसके तहत जो नेशनल हीरोज हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा यूनिटी को। तो ये याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको लॉन्च किया है। फिर सिक्किम को बने हुए स्टेट का दर्जा मिले हुए 50 साल हो गए तो उसका सेलिब्रेशन हुआ है। और सिक्किम 22वां स्टेट बना था 16 मई 1975 को एक रेफरेंडम के थ्रू जिसने के ने जो है वो मोनार्की वहां पे थी उसको एंड कर दिया गया था। और वहां की एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे काफी सारे कार्यक्रम हुए इस दिवस पे। और सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, टूरिज्म में भी काफी इनका है। साथ ही साथ ये पहले ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया के और इन्होंने काफी वर्क किया है एनवायरनमेंट को लेके। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। फिर सरस्वती पुष्करालू ये कालेश्वरम तेलंगाना में शुरू हुआ। ये 12 दिन का एक रिलीजियस इवेंट होता है कालेश्वरम तेलंगाना में और इसमें सरस्वती रिवर की पूजा की जाती है। और ये गोदावरी और प्राणाहित रिवर से मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो ये जो पुष्करालू है ये एक हिंदू फेस्टिवल है और ये हर हमेशा यहाँ पे बनता है हर 12 साल पे। तो जैसे कुंभ होता है वैसे ही ये एक अलग फेस्टिवल है सरस्वती पुष्करालू जो कि तेलंगाना के कलेश्वरम में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन सी रिवर्स
यहाँ पे कन्फ्लुएंस है जो मिलती हैं। गोदावरी है जो कि इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। महाराष्ट्र में ये ओरिजिन होती है और बहुत सारे स्टेट्स के थ्रू बहती हुई ये जाती है। और इसी प्रकार प्रणाहिता, ये भी जो है वो कई स्टेट से होती है और ये मेजर ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर का। फिर मई के महीने में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई। इस बार होस्टिंग का काम इंडिया ने किया। तो अब तो जो कॉन्टेस्टेंट्स आई थी वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल साइट्स पे उन्होंने जाके विजिट किया। तो अब जो गए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब जैसे पोचमपल्ली का जीआई टैग इकत हैंडलूम है, यदागिरी गुट्टा टेम्पल है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है। इकत की अगर हम बात करें तो एक डाइंग टेक्निक होती है जिसको कि टेक्सटाइल पे पैटर्न बनाए जाते हैं और इनको जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। और बोदम पोचमपल्ली ये एक तेलंगाना का विलेज है जो कि स्पेशली जाना जाता है ट्रेडिशनल इकत हैंडलूम वीविंग के लिए। साथ ही साथ यदागिरीगुट्टा टेम्पल, ये लॉर्ड नरसिंहा का टेम्पल है जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है। फिर इसी प्रतियोगिता के दौरान जो मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट्स आई थी वो वारंगल विजिट किया उन्होंने और तेलंगाना का एक कैंपेन है तेलंगाना जरूर आना, यहाँ पे जाके ककातिया हेरिटेज साइट्स को देखा वहां पे इन्होंने। और ककातिया डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये एक साउथ इंडियन डायनेस्टी थी जिसने काफी लंबे समय तक जो है वो रूल किया, जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा और तेलंगाना का तमिलनाडु का पार्ट है 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। और यहाँ पे वारंगल फोर्ट है जो कि 13वीं शताब्दी में बना है। तो ये सारी चीजें आपके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में पूछी जा सकती है, हिस्ट्री से इसको रिलेट करके पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट में ये न्यूज में भी थी और इनका हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसी तरह ये 1000 पिलर टेम्पल में गई जिसको कि रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है और ये अपने टेक्चरल जो इसकी विविधता है उसके लिए जाना जाता है। तो 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट जो है वो हैदराबाद में हुआ और इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के द्वारा किया गया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो ये ओल्डेस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्यूटी पेजेंट में से एक है। और इस बार का जो मिस वर्ल्ड है वो थाईलैंड की सुचाता चुआंग श्री ने इसे जीता है। और तो ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्योंकि भारत में ये प्रतियोगिता हुई है। 300 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो भोपाल में सेलिब्रेशन हुए और वहां पे स्टैम्प और कॉइन जो है वो जारी किए गए। और अहिल्याबाई होलकर की अगर हम बात करें तो ये 1725 से लेके 1795 तक थी और ये मालवा किंगडम की क्वीन थी। और ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण कराया और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वाराणसी में वो उसके लिए जानी जाती हैं बनाने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने माहेश्वरी साड़ी वेविंग इसकी जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत प्रमोट किया। तो अब चूंकि ये किससे रिलेटेड है, कहाँ का है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार 300वीं एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है। और ये कहाँ की रानी थी, कौन सा किंगडम था, इसे मालवा किंगडम था। और इनके प्रमोशन और प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने जो है वो अ, घोषणा की है कि ये पूरा साल जो है वो के लिए कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर इन्होंने कंसर्न जताए थे माउंट कंचनजंगा पे एसेंट को लेके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसका की हेडक्वार्टर अरुणाचल प्रदेश में है और ये प्रमोट करता है माउंटेनियरिंग और इस एडवेंचर स्पोर्ट से रिलेटेड चीजों को। अब चूंकि इसमें इनका कहना है कि रिलीजियस और लीगल कंसर्न्स को लेके इन्होंने चिंता जताई है। माउंट कंचनजंगा की बात करें तो ये जो है वो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का और ये लोकेटेड है बॉर्डर बिटवीन इंडिया और सिक्किम। और ये सिक्किम के लोगों के द्वारा काफी जो है इसको सेक्रेड माना जाता है और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो अब इसके साथ ही साथ जो नेपाल है उसने भी अपने कंसर्न
जताए हैं, क्योंकि वहां पे भी इनका कहना है कि जो इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग होती है, लोग जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो उससे जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उसको हर्ट होता है। तो अब ये माउंट कंचनजंगा का लोकेशन और जियोग्राफिकल लोकेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको रिलेट करके इसमें क्वेश्चन आ सकता है। फिर मणिपुर में शिरुई लिली फेस्टिवल शुरू हुआ, और वहां का एक एंडेमिक फ्लावर है जिसको कि शिरुई लिली कहा जाता है, उसी के उस पे इसका नाम रखा गया है। और वहां पे चूंकि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं 2023 से ही, तो काफी 2 साल के बाद ये फिर से ये फेस्टिवल हुआ है। शिरुई लिली की अगर हम बात कर लें तो एक रेयर फूल होता है, फ्लावर होता है, जो कि शिरुई हिल्स में पाया जाता है, मणिपुर की उखरूल डिस्ट्रिक्ट में। और इस ये जो फेस्टिवल है, इसका उद्देश्य है कि मणिपुर का जो कल्चर हेरिटेज है उसको प्रमोट करना। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो मणिपुर में कुकी जू और मेती कम्युनिटीज के बीच जो है वो लंबे समय से विवाद चल रहा है। और वहां पे जनवरी में जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, फिर जिसके बाद से वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। तो ये शिरोई लिली फेस्टिवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उड़ीसा के नियामगिरी हिल्स में वेदांता रिसोर्सेज के द्वारा ये एक ग्लोबल माइनिंग कंपनी है, तो वहां पे एक्सट्रैक्शन का काम किया जा रहा है। तो उड़ीसा की डोंगरिया कोन ट्राइब है, और ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब चूंकि ट्राइब कहाँ की है ये नाम पूछा जा सकता है, ये हिल्स कहाँ पे है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो विवाद है काफी बड़ा है, क्योंकि जो लोकल ट्राइबल लोग हैं उनका कहना है कि जो माइनिंग वगैरह हो रही है इससे काफी सारे एनवायरमेंटल रिस्क इसके हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये नियामगिरी हिल्स कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और ये डोंगरिया कोन ये इंडिजिनस ट्राइब है उड़ीसा की। तो कभी कभी ट्राइब का नाम पूछ देता है और स्टेट का नाम पूछ देता है। और ये पोडू कल्टीवेशन के लिए ये एरिया जाना जाता है। फिर कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट इनको इलेक्ट किया गया है। ये पहले अमेरिकन पोप बने हैं, और इन्होंने लियो 14 नाम लिया है। पोप फ्रांसिस इनका मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद से इन्हें नया पोप चुना गया है। फिर गोवा, नॉर्थ गोवा में एक फेस्टिवल होता है, लाइराई जात्रा फेस्टिवल, और यहाँ हमेशा न- बहुत भारी संख्या में जो डिवोटीज हैं आते हैं। यहाँ पे श्री लाइराई देवी टेम्पल है। तो ये फेस्टिवल का आप नाम याद रखिए, ये एनुअल फेस्टिवल होता है जहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं, और ये गोवा में होता है। फिर वेस्ट बंगाल में एक फंक्शन फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कि शिकारी उत्सव कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल हंटिंग फेस्टिवल है, और ड्राई सीजन में ये वहां पे होता है। इसमें जो जो जहाँ पे ये होता है डिस्ट्रिक्ट, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये सारा रीजन आता है, जो कि अपनी रिच बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। फिर भारत में वेव समिट हुई मुंबई में मई के महीने में, और वेव का फुल फॉर्म है द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनका जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो आपस में आते हैं, बात करते हैं, और वहाँ पे देखा जाता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे एआई को किस तरह से यूज करना है एंटरटेनमेंट में और मीडिया के ग्लोबलाइजेशन में, उस पर भी चर्चा हुई। और ये जो समिट है वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मई में हुआ। तो इसका लोकेशन भी आप याद रखिएगा। फिर आंध्र प्रदेश ने क्रिएटिव लैंड एशिया के साथ पार्टनरशिप की है, और इसके तहत भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, जिसमें कि एडवांस स्टूडियोज रहेंगे और काफी नए जोन्स रहेंगे, इसको आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक्टिवली ये प्रमोट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर को। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस स्टेट में बन रहा है। फिर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन्होंने बुक लॉन्च किया है, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। और ये इनके पूरे जीवन के बारे में बताया गया है इसमें, और उनके जो भी मैथमेटिकल अचीवमेंट्स थे उनके बारे में। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1891 में हुई थी,
और ये जो भी नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं इनको उनके कस्टोडियन का काम करता है। श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो इनको बहुत कोई फॉर्मल मैथ की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिकल एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में और इनफाइनाइट सीरीज में। ये एक महान गणितज्ञ माने जाते हैं। ये बुक का नाम आप इसको याद रखिएगा। फिर रशिया ने 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया सोवियत रेड आर्मी विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 2, और 9 मार्च को ये सेलिब्रेशन हुए रशिया में। सोवियत यूनियन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में उसने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो 80 साल होने के उपलक्ष्य में 9 मई को इस बार पूरा सेलिब्रेशन हुआ है वहां पे। तो ये मार्च मंथ के आर्ट कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके हो गए हैं। और आप यूट्यूब पे जाके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए ताकि आपको पीडीएफ मटेरियल मिल सके।